हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मैं मैथमेटिक्स के टेक्स्ट वीडियोस लगाता हूं और कोई फीस नहीं है। बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती, कभी नहीं ली जाएगी। ये फ्री सर्विस है और ये सारा काम मैं एक मिशन के तहत कर रहा हूँ। उस मिशन का टाइटल है तेरा तुझको अर्पण। आप इस सुविधा का लाभ उठाएं, औरों को भी इससे कनेक्ट करें जो बीएससी में पढ़ रहे हों लोग। हमारा जो मोड ऑफ प्रेजेंटेशन है वो समझ लीजिए आप, इंग्लिश में मैं लिखता हूँ और इंग्लिश हिंदी मिक्स्ड लैंग्वेज में, जिसमें हिंदी की मात्रा ज़्यादा रहती है, उसमें इंटरैक्ट करता हूँ। इस मोड को पसंद करने वाले बहुत से लोग हैं पश्चिमी भारत में, सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री में, नॉर्थ इंडिया में बहुत से बच्चे हैं। इस बहुत बड़ी संख्या को ध्यान में रख करके मैं इस मोड में काम कर रहा हूँ और यही मेरा नेचुरल मोड भी है टीचिंग का। 36 वर्षों का अनुभव लेकर के मैं आपके सामने। देखो बच्चों, मैं किसी एक टॉपिक पर या किसी बहुत ही ख़ास टॉपिक पर बहुत ही सनसनीखेज स्टाइल में और बड़ा तामझाम वाला स्टाइल में, जैसे माल बेचने वाले स्टाइल में वीडियो में नहीं बनाता हूँ। मेरा एक प्लेलिस्ट, एक चैप्टर होता है। जैसे आज मैं एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहा हूँ, स्फेयर्स। तो ये स्फेयर्स एक चैप्टर है और अब इस चैप्टर में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, वीडियो दर वीडियो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस छांट करके मैं आपके सामने रखूँगा एग्जाम्पल्स के माध्यम से। किन एग्जाम्पल्स को मैं आपको दूँ, किन्हें रोक लूँ, इसके लिए हमारा 36 वर्षों का अनुभव काम आता है। मुझे मालूम है क्या आपको बताना है और क्या रोक लेना है, जिससे आप खुद करेंगे, ताकि मुकम्मल ट्रेनिंग हो, कंप्लीट ट्रेनिंग हो। बच्चों, तेरा तुझको अर्पण टाइटल से मेरे 5 वीडियोस भी अपलोडेड हैं। उन 5 को आप जरूर देखिए। वो इन्फॉर्मेटिव भी हैं और मोटिवेशनल भी हैं। अच्छा लगेगा आपको देख करके। तो चलिए शुरू करते हैं स्फेयर्स। हाँ, एक बात और, मेरा एक चैनल और भी है, हीरामन राम का है। वहाँ पे मैं विविधा विषयों के वीडियोस के साथ आपको मिलूँगा। आप वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और विविधा विषयों की जानकारी ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं स्फेयर्स बिना किसी भूमिका के। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये चैप्टर होता है स्फेयर्स, और बहुत बड़ा चैप्टर होता है, बहुत ही बड़ा। ग्रीक का एक वर्ड है SPHAIRA, स्फेरा। ये ग्रीक वर्ड है, इसी से इंग्लिश में स्फेयर बना हुआ है। हिंदी में इसको गोला कहते हैं। और स्फेयर जो है ना, वो देखो, कुछ बातों को समझ लो बहुत बुनियादी तौर पे। जैसे किसी बच्चे से कहो गोला ना, तो उसके दिमाग में ठोस गोला आता है और उस गोले के अंदर का पूरा आयतन आता है, वॉल्यूम। जबकि मैं पहले ही पायदान पर आपको ये क्लियर कर दूं कि गोला, स्फेयर एक पृष्ठ है, सरफेस है। गोले का जो पृष्ठ है, जो सरफेस है, एरिया, उस सरफेस को स्फेयर कहते हैं। इक्वेशन में स्फेयर का लिखेंगे तो उसी सरफेस का इक्वेशन होगा। तो ये बहुत ही मजबूत बात है, बहुत बुनियादी बात है। स्फेयर इज अ सरफेस, स्फेयर इज अ सरफेस। अब रही बात कि स्फेयर के द्वारा जो एनक्लोज्ड स्पेस है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम यही बोलेंगे वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय स्फेयर। लेकिन बोल दिया जाता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ये गलत बोला जा रहा है, बोलना चाहिए वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय
स्फीयर। लेकिन अब चलन में कुछ है तो आप जानिए कि चलन में क्या है, और अब जानिए कि उसकी सही बात क्या है, सही तथ्य क्या है। तो पहले हम डेफिनेशन से शुरू करें। सर्किल का डेफिनेशन अगर आप जानते हो तो उसी को 3 डायमेंशन में जनरलाइज कर दो। हम पहले सर्किल के डेफिनेशन लिख रहे हैं। A circle is the locus of a point. A circle is the locus of a point which moves in such a way that it remains at a fixed distance. It remains at a fixed distance as a constant distance लिख दे रहा है, as a constant distance from a fixed point, from a fixed point in the plane, which moves in a plane. थोड़ा यहाँ पे हम चेंज करेंगे, which moves in a plane such that, अब ठीक है, such that it remains at a constant distance. थोड़ा यहाँ सट गया है, इसको ठीक करें। constant distance from a fixed point in the plane. The fixed point is called the center. The fixed point is called the center, and the constant distance is called the radius of the circle. Radius of the circle. अब आप सर्किल का ये डेफिनेशन अगर जानते हैं तो फिर स्फीयर का डेफिनेशन आपको जानने में अच्छा लगेगा। A circle is the locus of a point which moves in a plane such that it is at a constant distance from a fixed point. मान लो फिक्स्ड पॉइंट है, अब ये दूरी बराबर रखनी है, इतनी दूरी बराबर रख करके ये घूम रहा है, इस फिक्स्ड पॉइंट से ये डिस्टेंस बराबर इतना बना हुआ है, तो ये घूम रहा, तो ऐसे लोकस बनेगा। इसी लोकस को सर्किल कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर और इस कांस्टेंट डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। यही है सर्किल। तो सर्किल एक कर्व है, स्फीयर एक सरफेस है। अब आइए हम स्फीयर का डेफिनेशन लिखें और समझें। कुछ भी आप शुरू करें, देखो पहली सीढ़ी यही होती है, पहले आप डेफिनेशन को समझें। स्फीयर, ये लोकस इन प्लेन है, अब आपको लोकस इन स्पेस कर देना है। A sphere is the locus of a point. A sphere is the locus of a point which moves in space, such that it remains at a constant distance. It remains at a
constant distance from a fixed point, from a fixed point in space। वो फिक्स्ड पॉइंट स्पेस का ही है। एक फिक्स्ड पॉइंट है, उससे कांस्टेंट डिस्टेंस बनाते हुए, बरकरार रखते हुए स्पेस में इस पॉइंट को घूमना है और जो लोकस बनेगा। तो अब ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसके चारों तरफ घूमना है, यही है फिक्स्ड पॉइंट। अब इसके चारों तरफ घूमिए, आप एक निश्चित दूरी पर घूमिए, ऐसे ऐसे घूमे, ऐसे ऐसे घूमे, ऐसे ऐसे घूमे। मम्मियों को कभी ऊन का गोला बनाते हुए देखा है? ऊन की लच्छी पैर में फंसा के वो गोला बनाती है, फिर घुमा घुमा के चारों तरफ लपटती है तो गोला बनता है। तो अगर स्पेस में आप बराबर कांस्टेंट दूरी रखते हुए इस पॉइंट को इस पॉइंट के परितः चारों तरफ घुमाएंगे, कभी ऐसे ऐसे घूम रहा है, कभी यहीं से वैसे ऐसे हो जाइए, यहीं से फिर ऐसे ऐसे हो जाइए, ऐसे ऐसे हो जाइए, तो जो सरफेस बनेगा स्पेस में, दैट सरफेस इज नोन एज अ स्फीयर। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर, द फिक्स्ड पॉइंट is called the center, and the constant distance is called the radius of the sphere। देखो डेफिनेशन बताने में कितने इत्मीनान में मैं हूँ, बहुत आराम से बता रहा हूँ और एक संदेश देना चाहता हूँ। कुछ भी आप शुरू करें तो पहले डेफिनेशन को, पहले बुनियादी बातों को बहुत बढ़िया से आप समझ लें, तभी आपको आगे थियरी डेवलपमेंट समझ में आएगा। मैं टीचिंग में इस बात पे बहुत जोर देता हूँ। अब मान लो प्लेन चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ा लिए, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन पढ़ा लिए, फिर अचानक पूछ बैठे कि प्लेन किसको कहते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे नहीं बता पाते, तो मुझे बहुत दुख होता है। ठीक है ना? चलो एक बात और याद आई, स्फीयर चैप्टर यदि आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो ये एंटीसिपेटेड है कि आप डायरेक्शन कोसाइंस वाला चैप्टर, प्लेन्स वाला चैप्टर, स्ट्रेट लाइंस वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। ये मान के ही इसको पढ़िएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। अब दूसरी सीढ़ी, दूसरा पायदान क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्फीयर के इक्वेशंस किन किन परिस्थितियों में निकल सकता है, उन सभी परिस्थितियों की चर्चा करते हुए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्फीयर हम अब डिराइव करेंगे। यहाँ भी बच्चे मात खा जाते हैं और कोचिंग वाले पढ़ाने में, शॉर्टकट पढ़ाने में मात खा जाते हैं कि वो डेरिवेशन नहीं बताते हैं। मैं बराबर जोर देता हूँ कि आपको डेरिवेशन पढ़ना ही चाहिए, एग्ज़ाम में पूछा जाता हो या ना पूछा जाता हो। क्यों? क्योंकि उसी से आपको सब्जेक्ट का मैकेनिज्म पता चलता है और मैकेनिज्म जानना ज़रूरी है, तभी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम से जूझ पाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस। बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए बहुत इत्मीनान से हम शुरू कर रहे हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ स्फीयर। मुझे लगता है कि 20 वीडियोस से कम नहीं बनेंगे इस प्लेलिस्ट में, अभी मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि मैं कुछ भी आर्टिकल छोड़ूंगा नहीं। मेरे पढ़ाने का मतलब कि मैं कुछ भी छोड़ता नहीं, कंप्लीट मटेरियल आपके सामने हम रख देंगे। अब उसमें से अपनी क्षमता अनुसार आप लीजिए। तो पहला जो फॉर्म होता है इक्वेशन का, उसको बोलते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म। नंबर 1,
सेंटर रेडियस फॉर्म, यानी स्फीयर का सेंटर मालूम हो, रेडियस मालूम हो, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, कैसे निकलेगा। अब देखो बच्चों, अब हम कोई आर्टिस्ट नहीं है जो इस प्लेन पर ऐसा फिगर बनाए जो बराबर स्फीयर लगे, तो हम सर्किल बनाया करेंगे ऐसे गोल गोल। इसको आप स्फीयर समझिएगा, ये समझ लीजिए कि स्पेस में एक गोला है और ये भी गोल बिल्कुल नहीं है, तो फ्री हैंड फिगर है। सेंटर मालूम है, माने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम है। तो मान लीजिए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लें, अल्फा बीटा गामा, चलो मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा, और ये जनरल पॉइंट है विथ जनरल कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, और ये सेंटर है, ये सेंटर मालूम है, इसको हम ए ले लें। तो ये सब चीज पहले लिखो यहां पे। लेट सी विथ कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा बी द सेंटर and A the radius, full stop. Let P X Y Z be general point on the sphere, then obviously CP equal to A, that is CP square equal to A square। अब CP स्क्वायर माने डिस्टेंस बिटवीन C एंड P का स्क्वायर, तो डिस्टेंस फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। इंप्लाइज दैट x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस z माइनस गामा होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हुज सेंटर इज C अल्फा बीटा गामा एंड हुज रेडियस इज स्मॉल a। क्लियर? इसी समय हम वेक्टर फॉर्म की भी चर्चा कर लेते तो ठीक रहता, थोड़ा ये भी जानो यार। वेक्टर फॉर्म, सेंटर C विथ पोजीशन वेक्टर C, जनरल पॉइंट P विथ पोजीशन वेक्टर R और रेडियस वही A। लेट कैपिटल C विथ पोजीशन वेक्टर C बी द सेंटर and A the radius। Let P with position vector small r vector be general point on the sphere, then obviously CP एरो का मॉडुलस बराबर होगा स्केलर A ना, implies that mod CP एरो होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, implies that CP एरो होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। कारण सिंस वेक्टर A का स्क्वायर बराबर होता है मॉड वेक्टर A का स्क्वायर। देखो वेक्टर A स्क्वायर का कंसेप्ट जानते हो कि नहीं? किसी वेक्टर का स्क्वायर किसको कहते हैं? उस वेक्टर का डॉट, डॉट नॉट क्रॉस, डॉट उसी के साथ। A डॉट A को ऐसे लिखते हैं, ये चलन है। और किसी वेक्टर का स्क्वायर A डॉट A है और A डॉट A बराबर क्या होगा? मॉडुलस का स्क्वायर, ये हो जाएगा मॉडुलस वेक्टर A का स्क्वायर। तो एक दिमाग में कंसेप्ट बनता है किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है।
तो या तो इसको हम लिख दें ऐसे, मॉड स्मॉल आर वेक्टर माइनस स्मॉल सी वेक्टर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या यहीं पर लिख देते हैं हम, यहाँ पर इसको, दैट इज मॉड आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर इक्वल टू ए। ये आ गया इक्वेशन। और या तो यहाँ तक खींच के लाए, तो अब इसको क्या लिख दें, वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी डॉट वेक्टर आर माइनस वेक्टर सी इक्वल टू ए स्क्वायर। ये उस स्फीयर का इक्वेशन है जिसके सेंटर का पोजीशन वेक्टर स्मॉल सी वेक्टर है और जिस पर स्थित जनरल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर वेक्टर है और जिसका रेडियस स्मॉल ए है। तो ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, ये ज़्यादा ऐसे लिखते हैं। तो ये था विषय की शुरुआत, और अब हम जनरल फॉर्म आपको बताते हैं। थोड़ा वीडियो साइज बढ़ जाएगी बहुत। इसलिए जनरल फॉर्म ना बता के हम आपको डायमीटर फॉर्म बताते रहे। नंबर 2, डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इसमें क्या है, डायमीटर के दोनों सिरे आपको मालूम है, माने कि उनके कोऑर्डिनेट्स मालूम है। ये सेंटर है सी, ये एक सिरा ये है ए, x1 y1 z1, और ये दूसरा सिरा है बी, x2 y2 z2, और जनरल पॉइंट ले लिया P, x y z, इसको मिला दिया। तो ये जो एंगल है ये हेमिस्फीयर का एंगल है, अर्धगोले का। अर्धगोले में बना हुआ एंगल 90 डिग्री यानी π/2 होता है। इसी ज्योमेट्रिकल फैक्ट का इस्तेमाल हम करेंगे। Let capital A with coordinates x1 y1 z1 and capital B with coordinates x2 y2 z2 be the extremities, extremity माने छोर, be the extremities of a diameter. Let P with coordinates x y z be general point on the sphere. Then obviously angle APB equals to π/2, and so AP is perpendicular to BP. AP के DRs क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइंस AP and BP आर, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के डीआरस करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट माइनस थर्ड कोऑर्डिनेट। ये सब आपको डायरेक्शन को साइंस चैप्टर में मिलेंगे ये सब डेटा। तो x माइनस x1, y माइनस y1
z माइनस z1 एंड BP का होगा x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2 रेस्पेक्टिवली। अब किन्हीं दो लाइंस के drs आपको मालूम है और वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो फिर आप कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगाइए। पहला dr इंटू पहला dr प्लस दूसरा dr इंटू दूसरा dr प्लस तीसरा dr इंटू तीसरा dr इक्वल्स टू 0। बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, by the condition of perpendicularity, x माइनस x1 इंटू पहला x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन हो गया बस, अब इसमें और कुछ नहीं करते। यही है रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। वेक्टर फॉर्म में भी आप डिस्कस कर सकते हो बहुत इजीली, इसलिए उसको हम छोड़ रहे हैं। ठीक है भाई, तो इस वीडियो को, पहले वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को आप अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिले। पहले वीडियो में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लगभग आशा की जाती है, उम्मीद की जाती है कि इस प्लेलिस्ट में 20 प्लस वीडियोज़ होंगे। इससे 20 से नीचे में सवाल ही नहीं उठता, मेरा अनुमान है। थैंक यू, बातचीत जारी रहेगी।